दोस्तों नमस्कार। बहुत ही मुश्किल काम है किसी भी राजनीतिक सत्ता के लिए कि वह अपनी जनता को, अपने देश के नागरिकों को उस पायदान पर लाकर खड़ा कर दे जहां पर उसकी गलतियों में भी उसकी उपलब्धियों को देखा जाए। यह वाकई बहुत मुश्किल काम होता है कि सत्ता से कोई सवाल ना करे और सत्ता के हर निर्णय को इस देश के नागरिक ये मानकर चलें कि वह सब कुछ उनके अनुकूल हो रहा है। इस देश में सिस्टम काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, इस देश में उस सिस्टम को चलाने वाला मंत्री कुछ करता भी है या नहीं करता है, इस देश में टैक्स पेयर के पैसे को लेकर सत्ता जिस तरीके से अपने मुताबिक लकीरों को खींचना शुरू करती है, वह भी इस देश के नागरिकों को क्या अच्छा लगने लगता है? हो सकता है आपके जहन में आज यह सवाल जरूर खड़ा हो जाए, क्या इस दौर में बीते 10-11 वर्षों में एक ऐसी व्यवस्था इस देश के भीतर आकर खड़ी हो गई जहां पर पुरानी पारंपरिक राजनीति नहीं बल्कि इस देश की संस्कृति के साथ जुड़ी हुई राजनीति भी खत्म हो गई और इन सब के पीछे एक ऐसी मानसिकता धीरे धीरे विकसित करते चले गए जहां पर यह लगे ही नहीं कि कोई अपराध इस देश की सत्ता कर सकती है, या अगर अपराध हो भी जाए तो भी वह अपराध ना माना जाए। इसके लिए एक सुनिश्चित व्यवस्था मानसिक तौर पर इस देश में क्या की जा चुकी है। आज यह सवाल इसलिए मौजूद है क्योंकि इस देश की रीढ़ सही मायने में गरीबों के लिए जिंदगी में सफर करने के रास्ते रेलगाड़ी ही है और रेल के साथ जितना खिलवाड़ इस दौर में खुलकर हुआ और उसका खुला नजारा गवर्नेंस के जरिए जो नजर आया, वो शायद कल देर शाम भारत की राजधानी नई दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर एक खुले ताबूत की तर्ज पर रेंगती हुई रेलगाड़ी और उस ताबूत में समाने के लिए इस देश के नागरिकों की पूरी भीड़ जिस तरीके से हिचकोले खा रही थी, शायद ऐसी परिस्थिति दुनिया के किसी भी देश में आपको देखने को मिलेगी नहीं और कम से कम दुनिया के किसी भी देश की राजधानी में ऐसी स्थिति शायद आप देख नहीं पाए होंगे। सब कुछ आपकी आंखों के सामने है, उसी जमीन पर है जिस जमीन पर आप खड़े हुए हैं। शायद भारत की राजनीतिक व्यवस्था, शायद भारत की राजनीतिक व्यवस्था का गवर्नेंस, शायद इस दौर में भारत के नागरिकों के साथ उनकी मानसिक और सामाजिक परिस्थितियों को भी सत्ता ने जिस तरीके से डरा दिया, शायद आज यही सवाल शुरू से उस सत्ता के गलियारे में गूंज रहा है, क्या वाकई इस्तीफा लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। क्योंकि अगर एक बार इस्तीफा किसी मंत्री ने दे दिया तो उसके बाद कमोवेश हर गलती के बाद इस्तीफे मांगे जाएंगे और इस्तीफों की कड़ी तो बड़ी लंबी होगी क्योंकि कमोवेश इस देश को संभाल पाने और चला पाने की परिस्थिति में मौजूदा गवर्नेंस है ही नहीं। जिस देश में प्रधानमंत्री के बाद किसी मंत्री की कोई पूछ ना हो, उस मंत्रालय को लेकर तमाम बड़े निर्णय और तमाम बड़ी घोषणाएं खुद प्रधानमंत्री करते हों, तो ऐसे में इस्तीफा रेल मंत्री अगर देंगे तो फिर वो कतार शायद हर विभाग, हर डिपार्टमेंट तक जाएगी। क्या वाकई इस देश की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां इतनी गरीब और विपन्न बना दी गई है जहां पे राजनीतिक सत्ता इस बात का एहसास इस देश के लोगों को कराती है कि उसका होना ही उनकी सुरक्षा है, उनकी मौत ही उनकी सुरक्षा है। यह एक अजीबोगरीब परिस्थितियों में फंसा हुआ देश है। हमें लगता है कि आज इसकी हर कड़ी को खोलने और समझने की जरूरत है। क्या वाकई ऐसी सरकारें इससे पहले कभी रही या नहीं रही, और मौजूदा वक्त में ऐसी स्थिति क्यों आ गई जहां पर यह डर प्रधानमंत्री के भीतर भी समा चुका है, अगर एक भी मंत्री का इस्तीफा हो जाएगा तो फिर आने वाले वक्त में यह तो मील का पत्थर बन जाएगा और एक के बाद एक इस्तीफे लेने पड़ेंगे।
नई दिल्ली का रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 14। एक क्षण के लिए इस तस्वीर को देख लीजिए। यह दिल्ली का प्लेटफॉर्म है। रेल मंत्रालय इसे ही चलाता है। प्लेटफॉर्म पर वेंडर कौन होगा, कौन चाय बेचेगा, कौन किताबें बेचेगा, इसको लेकर बड़ी बड़ी बोलियां लगती हैं और उसके लाइसेंस तक में लाखों रुपए सरकार वसूलती है। इस बार बजट में भी 2,55,445 करोड़ का बजट इसी रेल विभाग को दिया गया है। इस रेल विभाग के अधीन काम करने वाले अधिकारी और कर्मचारियों की तादाद इस देश के किसी भी मंत्रालय में से कहीं ज्यादा है। इन सब के बावजूद ऐसी कौन सी परिस्थिति आ गई जिसमें यह इस दौर में लगने लगा है वाकई रेल अब सफर करने लायक रही नहीं। उसकी देखरेख उसको इस देश के गरीबों के लिए बनाने की परिस्थिति, एक सस्ता टिकट देकर सफर करने की परिस्थिति में लोग कैसे जिंदगी जीते हैं रेल के आसरे, ये गांव के कस्बे, गांव के भीतर की उन परिस्थितियों के भीतर झांक कर देखा जा सकता है जो जानते हैं कि रेल में सफर कर लिए अपने निश्चित स्थान पर पहुंच जाएंगे। लेकिन बीते 2-3 वर्षों ने रेल दुर्घटनाओं को लेकर और उसके समानांतर वंदे भारत को हरी झंडी दिखाते हुए प्रधानमंत्री को बाखूबी देखा और समझा होगा। लेकिन इन सब के बीच जिस तस्वीर को आपने देखा, जिस रेलवे स्टेशन पर यह तस्वीर रेंग रही थी, उस तस्वीर के भीतर का सच क्या है? उसके भीतर का सच यह है कि यह सरकारी नाम और सरकारी आंकड़ा है। 8 साल की पूजा कुमार दब के उसका निधन हो गया, मौत हो गई। सुरुचि 11 साल की थी, विजय 15 साल का, बेबी कुमारी 24 साल की, आशा देवी 79 साल की, संगीता मलिक 34 साल की, नीरज 12 साल का, रिया सिंह सबसे छोटी 7 साल की। 18 लोगों की मौत की जानकारी, 45 से ज्यादा लोगों के घायल होने की जानकारी। उसकी एवज में सरकार ने देर नहीं लगाई, किसे कितना मुआवजा दिया जाएगा। लेकिन क्या वाकई भारत के भीतर का यह एक ऐसा सच है जो जिंदगी जीने और सफर करने और रेलगाड़ी को लेकर सरकार के रवैये के आसरे इस बात को निश्चिंत करता है? क्या वाकई सरकार इस देश में अब कुछ भी चलाने लायक नहीं है और वो इस सोच में डूबी हुई है मंत्री का इस्तीफा ले या नहीं ले? यह एक अजीबोगरीब परिस्थिति है जिसमें सोचिए कल देर रात से चिंतन मनन शुरू हो गया, इस्तीफा ले या नहीं ले। इससे पहले भी दुर्घटना जब उड़ीसा में हुई तब भी यह सवाल रेंग रहा था और आखिर में इस्तीफा नहीं लिया गया क्योंकि रेल मंत्री सक्रिय दिखाई दिए किसी मजदूर की तरह उस घटनास्थल पर जहां रेल दुर्घटना हुई थी। कल रात से भी रेल मंत्री हो सकता है बयान आए, वो सोए ही नहीं है, भोजन उनके गले के नीचे उतरा ही नहीं है, सरकार के भीतर बेचैनी है। शुरुआती दौर में तो दिल्ली के एलजी ने भी इसे र्यूमर करार दिया था, लेकिन उसके बाद परिस्थितियां जब रात बीतते बीतते समझ में आने लगी तो शोकागुल पूरी सरकार हो गई। पूरा डबल इंजन हो गया, वह इंजन जो इस रेलगाड़ी में लगने पर फेल हो जाता और सरकार चलाने में इतना ज्यादा फेल हो चुका है कि उसे सफल बताने के लिए हर जद्दोजहद सरकार करती चली जाती। और इन सब के बीच अब जरा उस परिस्थिति पे आइए, क्या वाकई एक ऐसी स्थिति है जिसमें किसी भी रेलवे स्टेशन को संभालने के लिए जितने लोगों की जरूरत होनी चाहिए वह जरूरत नहीं है, या फिर हर कोई बेखौफ है, अपना काम क्यों करे, हमारी सत्ता है ना, हमारी सत्ता हमारे ऊपर तो कार्रवाई करेगी नहीं, क्योंकि एक गारंटी तो प्रधानमंत्री दे चुके हैं, कार्रवाई किसी पर नहीं होगी। हां, आपको काम करना है, लेकिन वो काम करने में फेल हो जाए तो भी काम करना है, और उसके बाद भी फेल हो जाए तो भी काम करते हुए दिखना है। और खुद प्रधानमंत्री भी टेलीफोन से बात करते हैं
यह खबर बार बार हर घटना के बाद उभर कर आती है, लेकिन जिम्मेदारी किसी की नहीं है, क्योंकि काम कर रहे हैं मंत्री। उसके अलावे क्या चाहिए? उनके बदले कोई दूसरा शख्स आ जाएगा तो वह भी तो काम ही करेगा, तो इन्हीं को काम पे लगा दिया जाए। इनके पास तो एक अनुभव भी है। 14, 15, 16 प्लेटफॉर्म के नंबर हैं ये। किसी भी एक प्लेटफॉर्म को संभालने और चलाने के लिए त्योहारों के वक्त जिस समय सबसे ज्यादा भीड़ रहती है, उस समय वो चाहे जीआरपी की मौजूदगी हो, चाहे रेलवे अधिकारियों की मौजूदगी हो, जिस भी रूप में हो, एक प्लेटफॉर्म को लेकर यह माना जाता है कि वहां पर तकरीबन 22 लोग होने चाहिए। और जो बताया गया वो किसी भी त्योहार से ज्यादा वहां पर भीड़ की मौजूदगी थी। और कुंभ में जाने के लिए लोगों के भीतर जो उकलाहट है, यह भी किसी से छुपा नहीं है। तो 22 की जगह आप 44 अधिकारी कर दें? जी नहीं। सिस्टम यह कहता है कि कितने गाड़ी आएंगी, उसमें कितनी जगह होगी, उस जगह के हिसाब से आप टिकट को काटिए। लेकिन खुद रेल मंत्रालय जानकारी देता है हर घंटे 1,500 टिकटें जनरल क्लास की दी जा रही थी, क्योंकि जो एक बॉगी में 72 सीटें होती हैं वह तो रिजर्वेशन के तहत आती है, वह तो सारी पहले ही फुल हो चुकी थी। वो चाहे भुवनेश्वर की राजधानी हो, चाहे स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस हो, और इन सब के बीच प्रयागराज की स्पेशल ट्रेन। ऐसा नहीं है कि कल पहली बार जा रही थी, इससे पहले के शनिवार को भी गई थी, तब भी भीड़ उभरी थी। तब इतनी भीड़ शायद नहीं थी, या फिर एक सिस्टमेटिक तरीके से एक साथ रेलगाड़ियां लेट नहीं हुई थी। इन तमाम बंदोबस्त के बीच टिकट काटने से लेकर प्लेटफॉर्म तक जाने वाले लोगों की स्थितियों पर रोक कौन लगाएगा? जो सफर कर रहे हैं वो मौत का सफर करने तो निकले नहीं हैं, और रेलगाड़ी उनके लिए कोई ताबूत तो है नहीं जिसमें समा जाना है। बावजूद इसके जरा एक क्षण के लिए यह लिस्ट देख लीजिए। 18 मौतों की यह लिस्ट है। यह तो वो आंकड़े हैं जो सरकार ने जारी किए, वो नाम है जो सरकार की तरफ से बताए गए, रेलवे विभाग ने बताए। लेकिन जो चश्मदीद हैं वह तो कहते हैं कि ऐसी परिस्थिति थी। इसमें कितनों के साथ क्या हुआ होगा, कौन जीवित है कौन नहीं है, यह सवाल शायद मत पूछिए, क्योंकि उस दौर में जो दिखाई दे रहा था वो हैरान करने वाला था। इस तरीके से किसी को भी खुले तौर पर छोड़ा जा सकता है कि कोई बंदोबस्त करने के लिए ना हो और पूरा सिस्टम चरमराता हुआ दिखाई ना दे, बल्कि है ही नहीं, ऐसी परिस्थिति आ चुकी हो। इस सूची में 9 लोग बिहार के हैं, 8 लोग दिल्ली के हैं, 1 हरियाणा के हैं। जो 45 घायलों की सूची आई, जिनको भी 1 लाख रुपए के मुआवजे का जिक्र सरकार ने तुरंत कर दिया, उसके भीतर भी दिल्ली, बिहार, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, यहां के लोगों की मौजूदगी है। आप कह सकते हैं कि सरकार के भीतर की यह बेचैनी इस्तीफा ले या ना ले, इस दिशा में सिर्फ चिंतन मनन आने वाले वक्त को लेकर और मौजूदा वक्त में सत्ता के उस परसेप्शन को लेकर बनाने की कोशिश की जा रही है कि इसका असर होगा क्या। क्या यह आस्था के नाम पर, धर्म के आसरे, उस राष्ट्रवाद के जरिए, या उस राजनीतिक सत्ता के उस भावना के आसरे जिसको इस देश में लगातार परोसा जा रहा है? आप सरकार से सवाल मत कीजिए। कोई हादसा हो जाए तो शोकागुल हो जाइए, कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए तो उसमें मदद करने के लिए निकल जाइए, लेकिन हमसे सवाल मत कीजिए। यानी एक ऐसा सिस्टम इस देश के भीतर में इस दौर में आकर खड़ा हो चुका है जहां पर सिस्टम है ही नहीं, यह भी पूछने की स्थिति में कोई आएगा तो हो सकता है वह इस देश के खिलाफ कह रहा हो, ऐसा कहा जाएगा।
और गजब तरीके से पूरा का पूरा सिस्टम नहीं बल्कि सिस्टम को चलाने वाले, कानून बनाने वाले, इस देश को हाँकने वाले, इस देश के भीतर से लाखों करोड़ों रुपए का बजट लेकर सिर्फ एक रेलगाड़ी भी इस देश में सही से चल जाए उसकी जिम्मेदारी से मुक्त होकर प्राइवेटाइज करके मुनाफा कमाने की दिशा में कदम बनाते हुए और उसको लेकर नीतियों का ऐलान करने में कोई चूक होती नहीं है। यह सब कुछ इस दौर में हर किसी ने देख लिया। सवाल प्लेटफॉर्म पर एक कुली होता है, सवाल उस प्लेटफॉर्म पर लोगों की मौजूदगी होती है। कुली ने इतनी भीड़ कभी नहीं देखी, उस भीड़ में शामिल महिलाओं ने ऐसी अव्यवस्था कभी नहीं देखी। तो हश्र क्या होगा? इतनी भीड़ मैंने सन 81 से रेलवे में भर्ती हूँ, यहाँ पर कुली का काम कर रहा हूँ। मैंने ऐसी भीड़ कभी ज़िंदगी में नहीं देखी। तो ये हमसा हुआ, प्रयागराज स्पेशल भेज रहे थे ये लोग, उसको 12 नंबर से चेंज 16 नंबर कर दिया। तो 12 नंबर की पब्लिक 16 पे आई और बाहर की पब्लिक जब 16 पे जाने लगी तो एकदम बच गई पब्लिक। इसके लीटर और जीने पे पब्लिक गिर गई। कुली भाइयों को ठीक पड़ा, कुली भाई दौड़ के आए, पूरे कुली भाइयों ने रास्ता ब्लॉक किया, ब्लॉक करके पब्लिक को रोक के और लाश निकाली। हमने खुद ने एम्बुलेंस में लोड की। अच्छा, आपने लाशें खुद निकाली हैं? खुद निकाली है साहब। पूरी फैमिली आए थे। पर ऐसा हुआ कि यहाँ से लाइन गई, वहाँ जीने पर लाइन, इतनी भीड़ मगर एक दूसरे पर चढ़ गए, मगर पीछे से किसी ने भी नहीं रोका नहीं। अगर पीछे से रोकता ना तो ऐसा आगे वाले हम नहीं दबते, इतना निकलने का जगह नहीं सर। एक तो कोई निकालने वाला नहीं था और सारे लोग कोई फेंक रहा है, कोई बैग फेंक रहा है, आदमी आके कोई कुछ फेंक रहा है। इन परिस्थितियों का सच आप इससे भी जान लीजिए। दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर देश के तमाम रेलवे स्टेशनों की तुलना में सबसे ज्यादा खर्च रेल मंत्रालय करता है। रेल मंत्रालय ने टेक्नोलॉजी के आश्रय बहुत सारी व्यवस्थाएं किस रूप में की, इससे बार बार रेल मंत्री जानकारी देते रहते हैं और हर बार टेक्नोलॉजी फेल हो जाती है, चाहे वो रेल की टक्कर को लेकर हो, चाहे मानवीय भूल को लेकर हो, चाहे सिस्टम का चरमराना हो, चाहे सिस्टम का ना होना हो। लेकिन कोई फर्क पड़ता इसलिए नहीं है क्योंकि अभी भी जब हम आपसे ये बात कर रहे हैं, सत्ता और सरकार के भीतर एक चिंतन मनन तो है, इस्तीफा लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। और इस दिशा के भीतर ऐसी दुर्घटनाएं क्या वक्त के साथ लोग भूल जाएंगे और फिर एक अगले चुनाव में साथ खड़े होकर उन्हीं को जिताएंगे जिन्होंने इस दौर में 10 बरस के भीतर एक ऐसा मैसेज समाज के दिमाग में घोल दिया है कि हम हैं तो आप हैं, हम नहीं हैं तो फिर आपके लिए जीवन और मुश्किल हो जाएगा। यानी हमारी मौजूदगी ये जानते समझते हुए कि भारत के भीतर रेल का एक वक्त एक अलग बजट होता था, इस देश में रेल मंत्रियों ने इस्तीफे दे दिए। इस देश के भीतर में रेलवे ऐसा है जो आर्थिक रीढ़ भी है क्योंकि इस रेलवे के जरिए उद्योग और कृषि वह भी इस रेल पर निर्भर है। इस देश में कोयला हो, लॉयस्क हो, सीमेंट हो, खाद्यान्न हो, उसको भी आया जाया ले जाया जाता है। लेकिन जिंदगी को भी आवाजाही के लिए 172 बरस पहले इस देश में जब रेलगाड़ी की नींव पड़ी थी, उस समय सोचा जरूर गया था कि इससे गांव कस्बों से सामान उठाकर शहर में और शहर के जरिए ब्रिटेन ले जाया जाएगा। लेकिन इस दौर में लोग कैसे सामानों में बदलते चले गए और लोगों को कैसे सामानों में बदलने की कोशिश लगातार हो रही है, जिसमें सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इसका जिक्र हो कि यह देश 140 करोड़ लोगों का है और इस 140 करोड़ लोगों की एक हकीकत इन तस्वीरों में छुपी है। इस भीड़ को लेकर कल्पना कर सकते हैं, दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक आवाज भी गूंज रही थी। एक पुलिस वाला माइक लेकर इस बात को कह रहा था कि जान बचानी है तो लौट जाइए, आप लोगों के पैसे नहीं गए हैं,
जान बची है। यही बात तो हर कोई इस देश में अब कह रहा है, जान बचानी है तो लौट जाइए। यानी बात सांस यानी हवा और पानी और छत और जमीन, इनसे अब बात आगे निकल चुकी है, क्योंकि खुले तौर पर जब सिस्टम इस बात का ऐलान करने लग जाए, जान बचानी है तो लौट जाइए, अन्यथा शायद इस सवाल का जवाब अभी भी रायसीना हिल्स पर प्रधानमंत्री कार्यालय की लाल दीवारों के भीतर और रेलवे भवन के भीतर ही गूंज रहा है। क्या मंत्री से इस्तीफा लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? सब कुछ इसी में गुम हो चला है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।